रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, इस समय देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही जो हत्याकांड है उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, तो उसके बारे में कुछ अपडेट मैं आप लोग को दे देता हूँ। उसके बाद में हम लोग कहानी पर चलेंगे। दरअसल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, इस केस के अंदर अभी बहुत बड़ी कुछ अपडेट्स आई हैं। कुछ अपडेट्स ये हैं कि लगभग ये क्लियर हो चुका है कि सोनम रघुवंशी ही कातिल है। हालांकि कुछ चीज़ों पे अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और जो मेघालय की पुलिस है वो सोनम से पूछताछ कर रही है। दोस्तों, दोनों दिन मैंने आप लोग को सोनम से रिलेटेड और राजा रघुवंशी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ थी सारी चीज़ें कवर कर दोनों दिन मैंने आप लोग को स्टोरी सुनाई है। लेकिन कल वाले जो स्टोरी मैंने आप लोग को सुनाई थी, शायद ये स्टोरी इतनी ज़्यादा डिटेल में थी, शायद ही किसी ने सुनाई हो, लेकिन उस पर आप लोगों ने बहुत ही कम इंटरेस्ट लिया और व्यूज़ 1000 के भी पार नहीं गए। खैर दोस्तों, अगर कोई क्राइम होता है, लेटेस्ट न्यूज़ होती है, तो उसको कवर करना हमारा कर्तव्य है, फ़र्ज़ है। हम सिर्फ व्यूज़ की तरफ नहीं जाते, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको ऑथेंटिक चीज़ें पहुंचा सकें। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों क्राइम की दुनिया में कुछ केस तो ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो हाईलाइटेड हो जाते हैं और जिस केस में बहुत जल्दी इंसाफ हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर अगर कुछ चीज़ें वायरल होती हैं तो इसका पॉजिटिव भी फ़ायदा मिलता है और नेगेटिव भी फ़ायदा मिलता है। और आप लोगों ने देखा कि राजा रघुवंशी वाले केस में जब राजा के भाई और जो सोनम के भाई थे उन्होंने जब सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल की तो इस केस के अंदर बहुत जल्द से जल्द खुलासा हो गया। लेकिन दोस्तों, जो आज की कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी शायद ही आप लोगों ने आज न्यूज़पेपर या फिर कहीं सुनी हो, क्योंकि इस तरीके के न जाने देश के अंदर कितने क्राइम होते हैं, न जाने दुनिया के अंदर कितने क्राइम होते हैं, जिनको कहीं ना कहीं एक तरीके से जो दबे के दबे रह जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आप लोग को वाकई हैरान भी करेगी, परेशान भी करेगी। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है वाराणसी ज़िला, और इसी वाराणसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है कपसेटी थाना, और इसी कपसेटी थाने के अंतर्गत एक गांव है। उसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता है। इस व्यक्ति का नाम है रंजीत गौड़। उम्र लगभग इसकी 35 वर्ष के आसपास है। अच्छा, जो रंजीत गौड़ है ये अपनी पत्नी के साथ में रहा करता था। सारी ही चीज़ें बहुत ओके तरीके से चल रही थी। रंजीत गौड़ जो है वो मेहनत मजदूरी किया करता था और जो कुछ भी पैसे कमाता वो पैसे लाकर अपनी पत्नी के हाथ पर रखता। पत्नी भी रंजीत गौड़ से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। सारी ही चीज़ें बढ़िया चल रही थी। जो भी परिवार पैसे वगैरह कमा रहा था उसी पैसों से इस परिवार का भरण पोषण चल रहा था। यानी परिवार में पैसे भले ही कम थे लेकिन इस परिवार के अंदर खुशियाँ थीं, सारी ही चीज़ें बढ़िया थीं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में एक तारीख आती है 18 मई साल 2025, और इसी 18 मई साल 2025 को रात का खाना खाकर जो रंजीत गौड़ होता है अपनी पत्नी से ये कहकर निकलता है कि वो बस अभी गया और अभी लौट कर आया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है लेकिन रंजीत गौड़ लौट कर नहीं आता है। अब पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, अपने पति को ढूंढने की कोशिश करती है, तमाम जगहों पर जाती है, लेकिन कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है। रात के तकरीबन 1:30 से 2 बजे के आसपास जो रंजीत गौड़ है उसकी डेड बॉडी गांव में ही पीछे पोखर के पास में मिलती है। अब पोखर के पास में रंजीत की डेड बॉडी मिलना, एक तरीके से जब पत्नी को ये बातें पता चली कि उसके पति की इतनी बेरहमी के साथ में हत्या कर दी गई है, तो पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल था कि न जाने उसके साथ में इतनी ज़्यादा बर्बरता के साथ में किसने उसका कत्ल कर दिया। गांव के अंदर आक्रोश था। गांव के अंदर जब ये बात फैली तो लोग तरह तरीके की बातें कर रहे थे। कोई लोग किसी के ऊपर बातें कर रहा था, कोई किसी के ऊपर शक जता रहा था, कोई किसी के ऊपर शक जता रहा था, लेकिन हत्या हुई थी तो कातिल ज़रूर था। लिहाजा वहीं से कोई व्यक्ति कपसेटी पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है। कपसेटी पुलिस थाने में फ़ोन पहुंचता है कि इस तरीके से एक गांव है, उसी गांव के अंदर रंजीत गौड़ जो शाम का खाना खाकर अपने घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद में रात के 10 से 11 बजे के समय उनकी जो डेड बॉडी है ये पोखर के पास में मिलती है। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद में सबसे पहले इस शव को अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और इधर इस पूरे मामले में पुलिस पूछताछ करती है। पुलिस पूछताछ करती है सबसे पहले उन लोगों से जो लोग इस जगह पर आए थे। वो सारे ही लोग पुलिस को अपने बयान दर्ज कराते हैं। उसके बाद में जो पुलिस थी रंजीत गौड़ की पत्नी से पूछताछ करती है कि वो किस समय घर से गए थे, किसके साथ गए थे, किसके साथ उसका उठना बैठना, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ में कोई रंजिश हो या फिर हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, किसी से कोई पैसों का लेन देन हो, तो बताओ।
क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें रंजिश में या फिर पैसों के लेन देन में या फिर पुरानी रंजिश में या फिर आपसी लड़ाई झगड़े में भी कत्ल हो जाता है। लेकिन जो पत्नी होती है वो कहती है कि साहब उसके पति रंजीत गौड़ बहुत ही सीधे साधे किस्म के व्यक्ति हैं और हम तो साहब गरीब आदमी हैं, तो हमारी भला किसी से क्या रंजिश होगी। किसी से रंजिश पालकर, किसी से दुश्मनी पालकर हम साहब किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हम तो हर किसी से खुशी खुशी रहते हैं, ना हमारी किसी से कोई रंजिश है, ना किसी से कोई दुश्मनी है। अब परिवार वालों को जो रंजीत गौड़ की पत्नी थी वो पत्नी भी अपने बयान लिखवा चुकी थी। इधर पुलिस गांव में अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है कि रंजीत गौड़ को किसी के साथ देखा गया या फिर नहीं देखा गया। तो उसके बाद में जो रंजीत गौड़ होता है उसकी हत्या हुई थी। इसलिए गांव के कुछ लोग बताते हैं कि रंजीत गौड़ और हम सारे लोग, इसमें एक व्यक्ति दिनेश कुमार कश्यप था और बाकी गांव के और लोग थे, हम सारे के सारे लोग कल रात यहीं पर बैठे हुए पोखर के पास में शराब पी रहे थे। उसके बाद में हम सब लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन इस बीच में रंजीत की हत्या किसने की है साहब, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब पुलिस वाले उन सारे लोगों से अलग अलग तरीके से पूछताछ करती है, लेकिन वो सारे लोग अपने बयान पुलिस को लिखवा देते हैं। कहते हैं कि साहब हम लोग साथ ज़रूर थे, लेकिन इस बीच में रंजीत की हत्या किसने की है इसके बारे में हमें नहीं पता। अब दोस्तों भले ही रंजीत के साथ में ये सारे लोग थे, लेकिन ये सारे लोग बता रहे हैं कि हम लोग चले गए थे। इसलिए शक के आधार पर पुलिस किसी को प्रताड़ित भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि पुलिस के पास में न कोई ऐसा एविडेंस था और न कोई सबूत था। लिहाजा पुलिस अब इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए सबसे पहले जो रंजीत गौड़ होते हैं उनकी जो पत्नी होती है, क्योंकि पत्नी के जो बयान थे उन बयानों से कहीं ना कहीं पुलिस को पत्नी के ऊपर डाउट हो जाता है। लेकिन पत्नी के ऊपर डाउट होता है इस बारे में पुलिस पत्नी को नहीं बताती है, बल्कि सबसे पहले उस रंजीत गौड़ की पत्नी की कॉल डिटेल्स निकालती है। अब दोस्तों जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता ये चलता है कि जो रंजीत गौड़ की पत्नी है और जिस समय 18 मई साल 2025 की रात में रंजीत गौड़ की हत्या हुई, हत्या तकरीबन 11 से 11:30 बजे के आसपास हुई है। तो उसके बाद में भी रंजीत गौड़ की पत्नी एक नंबर पर लगातार बात कर रही थी। अब पुलिस को जब ये पता चलता है कि एक नंबर पर रंजीत गौड़ की पत्नी लगातार बात कर रही थी, तो पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये नंबर किसका है। और दोस्तों जब इस नंबर की डिटेल्स निकाली जाती है तो ये जो पूरा केस था पानी की तरह साफ हो जाता है। दरअसल कुछ लोगों ने पुलिस को बताया था कि रंजीत गौड़ ने हमारे ही साथ में शराब बैठ के पी थी और इन्हीं में से एक व्यक्ति था दिनेश कुमार कश्यप, और इसी दिनेश कुमार के साथ में रंजीत गौड़ की पत्नी की उसी रात में काफ़ी ज़्यादा देर तक बात हुई है। ऐसे में पत्नी की बात होना, पति का कत्ल हो जाना, ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि पुलिस को इसमें एक साजिश की बू आ रही थी। लिहाजा पुलिस वाले जो थे शक के आधार पर दिनेश कुमार को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आ जाते हैं। एंड दोस्तों पुलिस थाने लाने के बाद में जब दिनेश कुमार से पूछताछ की जाती है तो ये पुलिस को हर संभव कोशिश करता है कि गुमराह कर सके। लेकिन दोस्तों ये पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश करता है, लगातार बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस के पास में पुख्ता सबूत थे। पुलिस के पास में दिनेश कुमार और रंजीत गौड़ की पत्नी की कॉल डिटेल्स थी और पुलिस को ये बहुत अच्छे से पता था कि जो दिनेश कुमार है वो रंजीत गौड़ की पत्नी के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में है। इसलिए पुलिस वाले जो थे अब दिनेश कुमार के ऊपर सख्ती दिखाते हैं। और दोस्तों पुलिस वाले जब दिनेश कुमार के ऊपर सख्ती दिखाते हैं तो जो दिनेश कुमार होता है ये पुलिस के सामने टूटता है। एंड टूटने के बाद में दोस्तों ये जो कहानी सुनाता है वो कहानी कहीं ना कहीं रिश्तों को तार तार कर देती है। दरअसल दिनेश कुमार बताता है कि रंजीत गौड़ अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था और इसी दौरान उसकी जो पत्नी थी उससे इस दिनेश कुमार की मुलाकात हुई। मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदली, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और उसके बाद में जैसा कि आज की मोहब्बत, आज की दोस्ती, शादीशुदा रिश्ते में अगर दोस्ती मोहब्बत की बात करें तो ये तो एक तरीके से नाइंसाफ़ी होगी, इसको अवैध संबंध ही बोला जाएगा। अब जब दिनेश कुमार रंजीत गौड़ की पत्नी के साथ में अवैध संबंधों में बच जाता है तो जब कभी भी रंजीत गौड़ की पत्नी को मौका मिलता वो तुरंत दिनेश कुमार को फ़ोन करती, फ़ोन करके उसको बुलाती और दोनों एक दूसरे के साथ में आपत्तिजनक तरीके से रिश्ते बनाते। ये सारी चीज़ें ऐसे चल रही थी और दिनेश कुमार को और उस जो रंजीत गौड़ की पत्नी है इन लोगों को लग रहा था कि शायद इस बारे में कभी किसी को कानो कान खबर नहीं चलेगी और हम लोग ऐसे ही मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, इश्क और मुश्क, ये चीज़ें ऐसी होती हैं इनको इंसान कितना ही ज़्यादा छुपाने की कोशिश करे, कितना ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ में करे, लेकिन आखिरकार दोस्तों ये चीज़ें एक दिन खुलती हैं और जब खुलती हैं तो ये खून मांगती हैं। और दोस्तों ऐसा ही कुछ रंजीत गौड़ की पत्नी और दिनेश कुमार के रिश्ते में हुआ। दरअसल रंजीत गौड़ जब एक दिन अपने काम पर जाता है तो काम से वो बहुत जल्द लौट कर आ जाता है। जब वो लौट कर आता है, जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलता है तो देखता क्या है कि उसकी जो पत्नी है ये दिनेश कुमार के साथ में आपत्तिजनक हालत में है।
अब जब रंजीत गौड़ को ये पता चला कि उसकी पत्नी दिनेश कुमार के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में है, वो अपनी पत्नी से इस बारे में विरोध करता है। पत्नी उस समय तो मान जाती है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है रंजीत गौड़ की जो पत्नी थी शायद उसको दिनेश कुमार की लत लग चुकी थी और वो आए दिन दिनेश कुमार के साथ में मुलाकातें बातचीत ये जारी रखती है। रंजीत गौड़ जो था वो इस बारे में दिनेश कुमार से भी बात करता है, उससे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी करता है। इसी तरीके से इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा विवाद भी बढ़ता है। उसके बाद में 18 मई साल 2025 की तारीख आती है और 18 मई साल 2025 को जो दिनेश कुमार जो था वो अपने कुछ दोस्तों के साथ में शराब की पार्टी कर रहा था। उसी समय वहाँ पर रंजीत गौड़ भी पहुँच जाता है, ये भी उस पार्टी में शामिल हो जाता है। सारे ही लोग एक साथ बैठकर शराब पीते हैं, बाकी के जो लोग होते हैं वहाँ से उठ के चले जाते हैं। बस रंजीत गौड़ और दिनेश कुमार ही वहाँ पर मौजूद थे। इसी समय दिनेश कुमार के मोबाइल पर रंजीत गौड़ की पत्नी का फ़ोन आता है। अब रंजीत गौड़ जब ये देखता है कि दिनेश कुमार के मोबाइल पर उसकी पत्नी का फ़ोन आया तो रंजीत गौड़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो आग बबूला हो जाता है और वो इस बारे में दिनेश कुमार से काफ़ी ज़्यादा गलत सलत बात करता है। दिनेश कुमार चूँकि शराब के नशे में तो था ही, तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाता है कि वो वहीं पर रंजीत गौड़ की गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में उसके शव को वहीं पर साइड में करता है और उसके बाद में इसी रंजीत गौड़ की पत्नी के साथ में लगातार बात करता रहता है। अगले दिन सुबह होती है और इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब इस पूरे केस का खुलासा हुआ था तो लोग यही कह रहे थे कि एक पत्नी इतनी ज़्यादा निर्दयी, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक कैसे हो सकती है कि वो अपने पति को ही इस रास्ते से हटवा दे। दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा कसूरवार किसको मानते हैं और ऐसे लोगों को क्या से क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोगों के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोगों के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे इसमें बालेश्वर बिहारी लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, ऐसी कहानी में अंधविश्वास के चलते अपने पति की जान ले ली, थैंक्स सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेयन शर्मा है लिखते हैं, आजकल पुरुषों के लिए एक ऐसा कानून की आवश्यकता है जो उनकी सुरक्षा कर सके। तो श्रेयन शर्मा जी आपने बहुत अच्छी बात कही, शुक्रिया आपका। लाइव फैक्ट लिखते हैं, अगर कोई भी गुंजाइश रह गई हो तो सबूत को सोनम की तो पालन से सोनम को मिलने से पहले लोग कहने लगे थे कि सोनम ने मरवा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, मलिक भाई साहब बहुत ही दर्दनाक कहानी है, कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका सिंह लिखते हैं, आप हमेशा अच्छे रहें भैया। तो प्रियंका सिंह जी बहन आपका शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद रियाज लिखते हैं, नाइस स्टोरी सर जी, टुडे नथिंग टू से, आई हैव वर्ल्ड फॉर सोनम, थैंक्स। तो मोहम्मद रियाज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं, नाइस स्टोरी भाई। तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार आगे हार्ट बनाते हैं, मंसूरी भाईजान हार्ट बनाते हैं, प्रियंका सिंह जी हार्ट बनाती हैं, साजिददार जी हार्ट बनाते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्माइलिंग व्यूवर लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो आप? बिग फैन भाईजान, लव यू ब्रो, ऑल दी बेस्ट। तो वालेकुम सलाम जी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, मलिक भाई साहब को कोई कितना गिर सकता है, अपने फ़ायदे के लिए किसी की जान ले सकता है। मंसूरी भाईजान जी आपने जो बात कही बहुत सही कही। फ्रेंड्स लाइक करके हैं, लिखते हैं, मलिक भाई ये क्या क्या होने लगा है, इंसान कितना गिर गया है, इंसानियत ख़त्म हो गई है। तो फ्रेंड्स लाइक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया। प्रियंका सिंह लिखते हैं, क्या बोलें सर, एक लड़की की वजह से एक निर्दोष की बलि चढ़ गई, पता नहीं कब ख़त्म होंगे ये सिलसिले। प्रियंका सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया। सुनील झाकर जी सेंटर जिल बीकानेर से सुनते हैं। सुनील चौधरी जी शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार हैं लिखते हैं, क्या टाइम आ गया है भाई। तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में जैसा करण है लिखते हैं, भाई आपकी स्टोरी सुनकर अब शादी करने का नाम से डर लगने लगा है। तो जैसा करण जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, दुनिया अभी भी उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, ये मात्र 1 से 2% लोग भी नहीं होंगे अगर आप देखेंगे क्राइम की घटना को। फिरोज़ खान लिखते हैं, कैसे हो भाई। तो फिरोज़ खान जी मैं ठीक हूँ। सुनील त्यागी जी लिखते हैं, अब औरतों ने भी हद कर दी है, रेनू सुनील त्यागी शहनापुर शहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।